हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे पेट्रोगार्ड में फरवरी की क्रांति, अर्थात ये है एनसीईआरटी क्लास 9 की भारत और समकालीन विश्व भाग 1 की पुस्तक की एनालिसिस चल रही है। तो आज हम पढ़ेंगे पेट्रोगार्ड में फरवरी क्रांति। इससे पहले की 5 वीडियो ख़त्म हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 9 की हिस्ट्री की एनालिसिस देख सकते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी ज़रूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोगार्ड की हालत बहुत ही ख़राब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रख करके ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवी नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वो भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई और उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा, बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसीलिए वो जार के द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। तालाबंदी का मतलब होता है फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों के द्वारा मुख्य फाटक पर ताला डाल देना। आगे बढ़ते हैं कि 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री ने तालाबंदी घोषित कर दी। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थीं और इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई और इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रियासी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वो फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। तीन दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोगार्ड सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधित्व मंडल जार से मिलने आया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वो राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडर की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वैश्व मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोगार्ड की जनता के हाथों में था। बॉक्स नंबर 1 में पढ़ेंगे फरवरी क्रांति में महिलाएं कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती थीं। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में, फार्मा वासिलेवा
ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थीं और इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासलेवा ने काम को रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन को पहले ही तैयार थे। फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया और उसके लिए पाव रोटी भिजवाई। उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उनसे पूछा कि वो काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने पलट कर जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले पेट भरने के लिए नहीं सो सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठा हो गईं और धीरे धीरे बाकी सारी औरतें ने भी काम को रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा हुजूम सड़क पर निकल आया। ये स्रोत है चाई चैटर्जी सेलिब्रिटीज वीमेन के द्वारा। फरवरी के बाद अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी भूस्वामी उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। उन सभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोगार सोवियत की तर्ज पर सब जगह शोभितें बना ली गईं। अप्रैल 1917 में बेल्सकों के निर्वासित नेता वालिदमीर लेनिन रूस लौट आए और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। और इन तीनों मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन के इन तीनों मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर के काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटी बनाई गई और इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधित्व भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों के द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूर के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविक के द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गईं। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर 1917 की क्रांति जाइए जानते हैं। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविक के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार के द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियत में मजदूर बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोगार सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता
पर कब्जे के लिए लियान टार्टस्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया और इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने, विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत संघ की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्यवाही का समर्थन किया और इन शहरों में भी बगावतें होने लगीं। दोनों तरफ से जम करके गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में, लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तो हम इसमें ये जानेंगे कुछ हैं रूसी क्रांति की कुछ तारीख हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रूस में 1 फरवरी 1918 का जूलियन कैलेंडर का अनुसरण करता है। 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण करता है और इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर यूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे सारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रूस में समाजवाद का बहस कब हुआ? ये 1850 से 1880। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई थी। 1898 में 1905 में खूनी रविवार और 1905 को खूनी रविवार या इसे हम 1905 की क्रांति के नाम से जानते हैं। 1917 को 2 मार्च जार के द्वारा पद त्याग किया गया था। 24 अक्टूबर पेट्रोग्राद में बेल्शेविक विद्रोह हुआ। 1918-20 में गृह युद्ध शुरू हुआ था। 1919 में कॉमिनटर्न का गठन हुआ था। 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत हो गई थी। यहाँ कुछ नए शब्द हैं। कॉमिनटर्न का मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। ये शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। पेट्रोग्राद में लेनिन बाएं और ट्रोट्स्की दाएं मजदूरों के साथ बैठे नजर आ रहे होंगे। ये अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इसी में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसी को सोचते हुए हम ये सोच रहे हैं कि अगले वीडियो में कंप्लीट किया जाए। तो अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो इसी में हम कंप्लीट करते हैं। अक्टूबर के बाद क्या बदला, आइए जानते हैं अक्टूबर के बाद क्या बदला। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर लोगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों और जमीनों पर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़ करके उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघरबार या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात वर्ग के द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तनों का स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां
बदल दी गईं। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया था। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिला। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में भी चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहाँ ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविक ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाली चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था, एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी के नाम दिया गया, बोल्शेविक की आलोचना करने वाले या वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वे समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थीं। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी के द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग भी होने लगा। बॉक्स 3 में देखेंगे अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके के दो दृष्टिकोण। 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गांव में पहुंच गई। लोगों ने खूब खुशियां मनाई और किसानों के लिए इसका मतलब मुक्ति, जमीन और युद्ध का खात्मा। जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदार की हवेली लूट ली गई, उसके खेत कब्जे में ले लिए गए, उसके विशालकाय बाग के पेड़ काट कर सारी लकड़ी किसानों के बीच बांट दी गई, उसकी सारी इमारतें तोड़ दी गईं और उसका ज़मीन किसानों के बीच बांट दी गई जो एक नई सोवियत ज़िंदगी जीने को तैयार थे। फेदोर बेलोव द हिस्ट्री ऑफ ए सोवियत कलेक्टिव फार्म से ये लाइन लिया गया है। आगे पढ़ेंगे कि एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को भेजे खत में लिखा कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी से और शांतिपूर्वक हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिखाइलोविच अर्थात जागीर का मालिक शांत था। लड़कियां भी, इसमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वो बड़ी विनम्रता से बात करता है। हमारे पास 2 गाय 2 घोड़े छोड़ दिए गए। नौकर बार बार उन्हें यही कहते हैं कि हमारी फिक्र न करें, उन्हें जीने दो। जिन उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है। हम उनसे मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। अफवाह है कि कई गांवों में लोग कमेटियों को बाहर निकालकर पूरी जागीर दोबारा मिखाइलोविच को सौंपना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, ये हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। सर सेमान मतलब ये यहाँ से लिया गया, अब इसे पढ़ सकते हैं। आगे पढ़ेंगे यह गृह युद्ध। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसीलिए सेना छोड़ करके जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों, राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की।
उनके नेता दक्षिणी रूस से इकट्ठा होकर के बोल्शेविक से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों और 4 समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का ही समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थीं। इन टुकड़ियों और बोल्शेविक के बीच चले गए गृह युद्ध के दौरान लूट मार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गईं। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया और उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविक के प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से एक कामयाबी मिली थी। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में बोल्शेविक के द्वारा स्थापित किया गया। राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई, लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिश थोप दी थी, इसीलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के लिए प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। समाजवादी समाज का निर्माण। इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया 2 दृष्टिकोण। एम एन राय भारतीय क्रांतिकारी, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन व यूरोप में कॉमिंटर्न के एक प्रमुख नेता थे। 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय वे मध्य एशिया में थे। उन्होंने लिखा कि मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था। उसका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था। उसे क्रांति के बारे में पता था जिसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया था और उन जनरलों को भी खदेड़ दिया जिन्होंने गिरगिजों की मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि अब गिरगिज लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए थे। जन्मजात बोल्शेविक से लगने वाले युवक ने हुंकार लगाई, इंकलाब जिंदाबाद। पूरा कबीला उसके साथ नारे लगाने लगा और किर्गिज लोग पहली क्रांति पर खुशी से झूम उठे और दूसरी क्रांति की खबर से वे अचंभे और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति ने उन्हें जार के दमनकारी शासन से आज़ाद कराया था और वे उम्मीद जगाई थी कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। दूसरी क्रांति हिंसा, लूटपाट, करों के बोझ और तानाशाही सत्ता की स्थापना के साथ आई और पहले एक बार जार के नौकरशाहों के छोटे से गुटों ने किर्गिजों का दमन कर दिया। अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कजाक नेता जो अलेक्जेंडर मैग्सन एवं जानताल केलकेजे से लिया गया है, आप इसे पढ़ेंगे। नए शब्द हैं। स्वायत्तता का मतलब होता है अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार। घुमंतु ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठहर कर नहीं रहते बल्कि अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। कार्य स्थितियां, काम के हालात। अब हम समझेंगे समाजवादी समाज का निर्माण कैसे। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविक ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को
जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दी जिसका समीकरण या समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक ये दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अक्सर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे और इसी पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। पहली 2 योजनाओं जो 1927 से 1932, 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिकों का विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा और नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आने लगे। मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका और रियासती क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़ करके जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए। चित्र में देख सकते हैं, कारखाने को समाजवाद के प्रतीक की तरह माना जाता था। पोस्टर में लिखा है, चिमनियों से निकलता धुआं ही सोवियत रूस की सांसें हैं। और 15 में दिया है कि 30 के दशक में सोवियत रूस के एक स्कूल में पढ़ते बच्चे सोवियत अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। अगले में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्निटोगोर्स्क का एक बच्चा सोवियत रूस के लिए काम कर रहा है। चित्र 30 के दशक में एक कारखाने का भोजन कक्ष है। इसमें देखेंगे कि यूक्रेन के एक गांव में समाजवादी खेती 2 कब्जा किए गए खेतों को लेकर के एक कम्यून बनाया गया। कम्यून ने कुल 13 परिवार और 70 लोग थे। खेतों में हासिल किए गए कृषि उपकरणों को कम्यून के हवाले कर दिया। सभी सदस्य सामूहिक भोजनालय में खाना खाते थे। सहकारी साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर आमदनी को सबके बीच बांट लिया गया। जाता था। सदस्यों के श्रम से होने वाली सारी आय और कम्यून के पास मौजूद सारे रियासती मकानों और सुविधाओं को कम्यून के सदस्य मिलकर के इस्तेमाल करते थे। कहाँ पे ही छोड़े थे? खास इंतजाम किए गए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोल दी गईं। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रियासी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। स्टालिनवाद और सामूहिकरण जानते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927-28 के आसपास के रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने आज की कीमत तय कर दी थी, उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद से अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना, व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादन इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के
के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था और जब इनके बाद भी अनाज की कमी बनी रहती तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज नियंत्रित यानी कि सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ और 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए और सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। और इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 31 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई और सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर हैं और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों के सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 और 33 की खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास की सबसे बड़ी अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन से पैदा हो रहे श्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश का रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए। 1939 तक आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे करके उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया गया है। इसी आधार पर इन्हें मार दिया गया और इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे। आइए कुछ इसे भी पढ़ते हैं, जिसमें था 1933 में सोवियत बचपन के स्वप्न और यथार्थ। प्रिय दादाजी, 1933 में सोवियत बचपन के स्वप्न और यथार्थ। प्रिय दादाजी, कालीन। मेरा परिवार बड़ा है। 4 बच्चे हैं। हमारे पिता अब नहीं हैं, वे मजदूरी के लिए लड़ते हुए मारे गए थे और मेरी माँ बीमार है। मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ पर स्कूल नहीं जा सकता। मेरे पास पुराने जूते थे पर अब वो इतने फट चुके हैं कि कोई उनकी मरम्मत नहीं करा सकता। मेरी माँ बीमार हैं और पास ना तो पैसा ना ही रोटी, पर मैं पढ़ना बहुत चाहता हूँ। हमारे सामने पढ़ने और बस पढ़ने की जिम्मेदारी है। तो व्लादिमीर इलीच लेनिन ने यही कहा, पर मुझे स्कूल जाना छोड़ना पड़ेगा। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा ताकि मेरा परिवार भूखों मरने से बच जाए। प्रिय दादाजी, मैं 13 साल का हूँ, पढ़ाई में अव्वल आता हूँ, मेरी कोई खराब रिपोर्ट नहीं है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सोवियत राष्ट्रपति कालिनिन के नाम पर 13 वर्षीय एक मजदूर बालक के द्वारा 1933 में लिखा गया ये पत्र था। सामूहिकरण के दौरान एक पोस्टर जिसमें लिखा है, हम खेती में कमी लाने वाले कुलक पर वार करेंगे। फिर है, एक ऐसे किसान के द्वारा लिखा गया पत्र है जो सामूहिक खेत में काम नहीं करना चाहता है। उसने
उसने कृषक समाचार पत्र को ये खत लिखा था, जिसको हम किस नाम से जानते थे, तो कास्तिया नासकाया गजेंटा को ये कृषक समाचार एक पत्र था। मैं स्वाभाविक रूप से खेती करने वाला किसान हूँ। मेरा जन्म 1879 में हुआ था। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरी पत्नी की पैदाइश 1871 की है। मेरा बेटा 16 साल का और बेटी 19 साल की है। तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरी बहन 71 साल की है। 1932 से मेरे ऊपर इतने भारी कर थोप दिए गए थे कि उन्हें चुकाना असंभव है। 1935 में तो स्थानीय अफसरों ने कर और भी बढ़ा दिए। मैं इतना कर नहीं चुका पाया। मेरी सारी संपत्ति कुर्क कर ली गई है। मेरा घोड़ा, गाय, बछड़ा, भेड़, मेमने, सारे औजार, फर्नीचर और घर की मरम्मत के लिए रखी लकड़ी सब कुछ कुर्क करके बेच डाला। 1936 में उन्होंने मेरी 2 इमारतें बेच दी। कोल खोजने ही उन्होंने खरीद लिया। 1937 में मेरी दोनों झोपड़ियों में से भी एक बेच दी गई और दूसरी को जब्त कर लिया गया है। फिर है सामूहिकरण के विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया का सरकारी विवरण। इस साल फरवरी के दूसरे पखवाड़े से यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया और यह स्थिति सामूहिकरण के क्रियान्वयन के दौरान पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी लाइन को ठीक से लागू न किए जाने और गर्मियों में होने वाली कटाई की तैयारियों का परिणाम है। बहुत थोड़े से समय में उपरोक्त क्षेत्रों में चल रही गतिविधियां आसपास के इलाकों में भी फैल गईं। सबसे आक्रामक विद्रोह सीमावर्ती इलाकों में हुए। विद्रोही किसानों का ज़्यादा जोर इस बात पर है कि सामूहिकरण के कारण उनसे छीन लिया गया अनाज, मवेशी और औजार उन्हें लौटा दिए जाएं। 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच 25,000 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 656 को मृत्युदंड दिया गया। 3673 को श्रम शिविरों में बंद कर दिया गया और 5580 को देश निकाला दिया गया। यूक्रेन राज्य पुलिस प्रशासन के प्रमुख यम कार्लसन के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी को केंद्रीय समिति की भेजी गई ये रिपोर्ट 19 मार्च 1930 को लिखा गया था। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव भी इसी में पढ़ेंगे। तो वैश्विकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियों बहुत सहमत नहीं थीं, लेकिन मेहनतकशों के राज्यों की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। वेल्सिकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविक द्वारा बनाए गए कम्युनिस्ट अर्थात बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व शुरू हुआ तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के रूप में नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बातों को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी
कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवादी के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवादी के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया था। रूसी क्रांति से प्रेरित होने वालों में बहुत सारे लोग भारतीय भी थे। उनमें से कई ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहां का दौरा भी किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे। सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा भी है। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियां दिखाई देती हैं। हिंदी में आर यस अवस्थी ने 1920-21 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स और द रेड रेवोल्यूशन नामक किताबें लिखीं। उनके अलावा एस.डी. विद्यालंकर ने द रीबर्थ ऑफ रसिया तथा द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया नामक पुस्तकें लिखी। इन विषयों पर बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी एक बहुत कुछ लिखा। सोवियत संघ में एक भारतीय 1920 में अपनी ज़िंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों की एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलते बतियाते देख रहे थे। जब हमने रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घुलते मिलते देखा तो हमें यकीन हो गया कि हम सच्ची समानता की दुनिया में आ चुके हैं। हमें स्वतंत्रता की सही मायनों में साकार होती दिखाई दे रही थी। क्रांतिकारियों और समाजवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबी के बावजूद लोग बाग पहले से ज़्यादा खुश और स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रांति ने उनमें आत्मविश्वास और निडरता भर दी थी। 50 अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यहीं साकार होने वाला है। जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक रही थी। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया है। आप वहां मजदूरों, किसानों और सिपाहियों सभी को पेशेवर वक्ता की तरह बहस कर देख सकते हैं। रूस से रविन्द्रनाथ टैगोर 1920। मॉस्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। मॉस्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूरों की है। यहाँ आम जनता रईसों के साए में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती। जो लोग सदियों से नेपथ्य में छिपे हुए थे आज सामने आ खड़े हुए हैं। मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने कुछ था, उसे देख करके लगता था कि अरेबियन नाइट्स के किसी जिन्न की करामात है। महज एक दशक पहले ये भी हमारे लोगों जितना ही अनपढ़, लाचार और भूखे थे। ये देख करके मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी से ज़्यादा अचंभा और भला किसको होगा। इन लोगों ने इतने थोड़े सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन के पहाड़ को उतार फेंका है। तो यहाँ पर कुछ क्या आप हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय भी खत्म होता है। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक की एनालिसिस लगातार चल रही है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो को कंप्लीट कीजिए और अपने आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम टियर 4.0 या किसी और भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ करके अपने एग्ज़ाम को एक नई दिशा दे सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कमेंट अपने हित मित्र दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए। जो पहली बार आए हों और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल घंटी ज़रूर बजाएं, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जब भी डाला जाए तुरंत मिले। तो चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।